अस्सलाम वालेकुम। मैं शिवासी। आज हमारा जो चैप्टर 8 है, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजीज, इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करते हैं। बाकी 7 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। क्विकली आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 8 जो है HR, हमें पता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे, 4 होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और एक उसमें होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से मुराद एम्प्लॉइज होते हैं, ना सिर्फ लेबर बल्कि ऊपर CEO से लेकर नीचे तक, वर्कर तक, सारे लोग HR के अंदर आते हैं। तो HR को मैनेज करना, उसको लेकर चलना, उसको प्लान करना, ये एक बहुत बड़ी एक साइंस है। जिस तरह बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमने चैप्टर 3 के अंदर डिफरेंट फंक्शंस डिस्कस किए हुए हैं कि आमतौर पे फाइनेंस फंक्शन होता है, प्रोडक्शन का फंक्शन होता है, सेल्स मार्केटिंग का फंक्शन होता है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा होता है। इस तरह HR का फंक्शन होता है, ह्यूमन रिसोर्स का। तो ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है एम्प्लॉइज वगैरह को देखना, उनको डील करना। तो जी उसी को इंशाल्लाह आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट्स डिस्कस, नोट्स आप लोगों के सामने होंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HR मैनेजमेंट फंक्शन। कि HR मैनेजमेंट जो करनी है, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टू असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ HR करंटली अवेलेबल, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। ठीक है जी, कि इस वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं, तादाद क्या है, और उनकी क्वालिटी, मतलब उनकी स्किल्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस वो कितना है। मिसाल के तौर पे आपके कोई 50 तरह की आप चीजें बना रहे हैं, तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स हैं, जितनी फिर इसका मतलब ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि HR मैनेजमेंट करना उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है। ठीक है, आपके लेट से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब आपने देखना है कि रेलेवेंट डिपार्टमेंट के अंदर, लेट से फाइनेंस के अंदर, टैक्स को, इनकम टैक्स को देखने के लिए कितने लोग हैं, सेल्स टैक्स को देखने के लिए कितने लोग हैं, FD को देखने के लिए कितने लोग हैं, कस्टम्स वगैरह को देखने के लिए कितने लोग हैं। आपने सारा देखना है, ना सिर्फ उनकी क्वांटिटी बल्कि उनकी स्किल्स क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन क्या है, CA है, ACC है, CMA है, PIFA वगैरह कौन लोग हैं। इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर भी आ जाएगा कि यार ये चीज बनाने वाले कौन लोग हैं, ये चीज बनाने वाले कौन है, ये बनाने वाले कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो हमने जिस तरह कोई भी लाइफ के अंदर प्लान करना होता है, तो हम पहले हमेशा यही देखते हैं कि यार इस वक्त मैं किस स्टेज पे हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसी तरह HR के अंदर भी आपने पहले असेस कर लेना कि करंटली क्वांटिटी एंड क्वालिटी HR की किस तरह की आपके पास। सेकंड क्वेश्चन आपने ये देखना है कि भाई एस्टिमेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ HR दैट विल बी नीडेड इन द फ्यूचर, इंक्लूडिंग नंबर एंड स्किल्स। कि भाई फ्यूचर के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि यार कितने लोग चाहिए हो। इसके लिए आप करते हो HR प्लान बनाते हो, जो कि आमतौर पे 3 से 5 साल तक का एक प्लान बनाते हो। इस तरह फाइनेंशियल प्लान होते हैं, फोरकास्टिंग होती है। इसी तरह आप अगले 3 से 5 साल का एक प्लान HR का देखते हो कि यार आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं, फ्यूचर में हम लोगों ने एक्सपैंड करना है या लेट से कम करने अपने ऑपरेशन वगैरह को, आपने थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इन चीजों में आपने फिर देखना है कि हमें कितने के एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, उनकी स्किल्स वगैरह क्या होंगी, क्या यही वाले एम्प्लॉयज को आगे लेके चले जाएं या किसी और तरह बाहर वाले रखें, ये सारा कुछ आपने। तो पहला क्वेश्चन क्या था, असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ HR करंटली अवेलेबल। सेकंड हो गया फ्यूचर में चाहिए कितने। अब थर्ड वन इसके भाई ये जो आज है और जो फ्यूचर में चाहिए, इसके दरमियान जो गैप है, इसको फिल कैसे करना है। ठीक है, क्या प्रमोशंस करनी है ऑलरेडी जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं, या बाहर से लेके आने हैं, या आप ऑलरेडी जो है सबको निकाल देना है, बाहर से सारे रखने हैं। ये सारा कुछ आपका HR मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है जी, तो HR मैनेजमेंट करते हुए आपने फिर जो आगे 2 मेन चीजें होती हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को हम अलग अलग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक टर्म है जॉब एनालिसिस, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जॉब एनालिसिस से मुराद ये होता है कि जब भी आपने कहीं पे कोई वैकेंसी वगैरह क्रिएट करनी है या किसी को जॉब पे रखना है, तो आप पहले उसका एनालिसिस करते हो कि यार किस तर्ज का काम है ये, किस तर्ज का बंदा चाहिए हमें, क्या क्वालिफिकेशंस हो, क्या स्किल्स हो, क्या एक्सपीरियंस हो, उसका काम वो क्या करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा। ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस के अंदर आती हैं। तो जॉब एनालिसिस के अंदर फिर 2 चीजें होती हैं। एक होती है JD, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि एग्जैक्टली जॉब है क्या, कि भाई क्या आपका फाइनेंस का काम है, फाइनेंस अब बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर आपने क्या करना है एग्जैक्टली। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बहुत बड़ा फील्ड है, उसके अंदर आपने क्या करना है, जो बंदा रखना है आपने, उसका एक्चुअल काम क्या होगा, किसको रिपोर्ट करेगा, उसके ऊपर कौन है, उसके अंडर कौन है, रिपोर्टिंग डेडलाइंस क्या होंगी। ये सारी चीजें आपकी JD के अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आती हैं। जॉब एनालिसिस का सेकंड पार्ट क्या है, पर्सन स्पेसिफिकेशन। पर्सन स्पेसिफिकेशन से मुराद ये है कि जो आपने रिक्वायर्ड, आपको टैलेंट है रिक्वायर्ड, या जो कैंडिडेट आप चाहते हो कि आप अपने जॉब पे रखें, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, उसका क्वालिफिकेशन उसकी क्या हो, उसकी एजुकेशन क्या हो, उसका एक्सपीरियंस क्या हो, उसकी
वर्बल या रिटर्न आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की हो, इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरह की हो, ये सारी चीजें जो आप चाहते हो वो आपका जॉब या पर्सन स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। तो ये जेडी और पर्सन स्पेसिफिकेशन के ऊपर जितना ज्यादा वर्क किया होगा आपने, मतलब जितना डिटेल्ड और जितनी अच्छी ये बनाएंगे उतना अच्छा रिसोर्स आप हायर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सिंपल कह दिया यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर रखना है, पता ही नहीं है यार कौन सा सॉफ्टवेयर रखना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का रखना है, कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए उसको, और हर बंदा आ रहा है वहां पे इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे फिर कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, कॉस्ट भी वेस्ट होगी। और हो सकता है अगर किसी को आप रख भी लेते हो लेकिन वो शख्स, क्योंकि जेडी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जो पर्सन स्पेसिफिकेशन है, अगर वो पहले से बेहतर तरीके से डिफाइन नहीं की हुई तो हो सकता है वो बंदा भी छोड़ के चले जाए आपको। तो इसलिए आपने पहले अच्छे से टाइम लगाना है इन दो चीजों के ऊपर, फिर आपने वैकेंसी वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करनी है और उसको फिल करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो एचआर के अंदर दो चीजें बहुत अहम है, एक है जी रिक्रूटमेंट और एक सिलेक्शन। आमतौर पे इसको एक ही प्रोसीजर के तौर पे देखा जाता है लेकिन इसके दो हिस्से होते हैं। रिक्रूटमेंट से मुराद ये होता है कि आपने एक वैकेंसी, जो भी आपके वैकेंसी से मुराद है खाली पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अब वहां पे आपने किसी न किसी एम्प्लॉय को रखना है। ठीक है। तो एम्प्लॉयज जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं पोटेंशियल, आप उनसे सीवीज मंगवाते हो, सीवीज मंगवा के अपने पास रख लेना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब रिक्रूटमेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले एग्री द वैकेंसी टू बी फिल्ड, पहले तो जो वैकेंसी फिल करनी है वो एग्री कर लें। एग्री से मुराद ये है कि भाई जिसने भी रखना है, प्रोडक्शन वाले ने कहा है तो उसको पूछें हाँ यार ये बंदा चाहिए, ठीक है भाई साहब ये बंदा चाहिए आपको, उसके साथ एग्री करें। कितने लोग चाहिए, 2 5 7 8 10 कितने लोग चाहिए, एग्री कर लिया। सेकंड नंबर पे आपने आइडेंटिफाई द स्किल्स नीडेड फॉर द जॉब, भाई उस जॉब को करने के लिए स्किल्स क्या चाहिए। मतलब है कि ऊपर आपने पहले जेडी बना ली, जॉब डिस्क्रिप्शन की वैकेंसी एक्चुअल चाहिए क्या, क्या जॉब करनी है उस बंदे ने। सेकंड आ गया पर्सन स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कि उस बंदे की स्किल्स क्या होंगी, उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया। 2 स्टेप हो गए। थर्ड वन फिर ये है कि भाई आपको जेडी भी बन गई, जॉब स्पेसिफिकेशन या पर्सन स्पेसिफिकेशन भी बन गई, मतलब दोनों चीजें होगी। जॉब एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब उस जॉब एनालिसिस को आपने डिफरेंट जगह पे पोस्ट करना है। फेसबुक पे कर सकते हो, न्यूज़पेपर पे कर सकते हो, मैगजीन में, वेबसाइट्स पे, जहां जहां भी मर्जी करो। लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है ताकि लोग अप्लाई करें, रेज्यूमे या सीवीज आप लोगों तक पहुंचे। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी खत्म। यहाँ पे इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट की कंसर्न बेसिकली होती है क्वांटिटी ऑफ कैंडिडेट से, क्वालिटी से नहीं होती है। अभी क्वांटिटी से होती है कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, फिर उसमें से हम चूज कर लेंगे। ठीक है जी। तो रिक्रूटमेंट पे क्या हो गया, रिक्रूटमेंट स्टार्ट्स व्हेन अ जॉब वैकेंसी इज आइडेंटिफाइड। जब पता लग जाता है यार ये वाली जॉब फिल करनी है, उसकी जेडी बनती है, तब से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जी। इसके अंदर अब आपने सूटेबल पॉसिबल कैंडिडेट्स को लेके आना होता है अपने तक, सीवीज वगैरह, उनकी रेज्यूमे वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म्स लेके आने। अब रिक्रूटमेंट दो तरह से हो सकती है, इंटरनल मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठ के भी हो सकती है, या एक्सटर्नल आप कहते हैं नहीं बाहर से कुछ सीवीज मंगवाएं। इंटरनल के अंदर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स या अप्रेजल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, आप किसी को भी कह सकते हो। लेट्स से प्रोडक्शन वाले ने कहा कि यार एक मुझे मैनेजर चाहिए, आप कहते हो यार आपके पास है कोई नजर में बंदा, कोई ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉई हो, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिले, मोरल भी मिले, क्या चलो अंदर वाले बंदे को प्रमोट कर दिया आपने, सही है, जो नीचे वाला वो कहीं बाहर से रख लेंगे, लेकिन चलो ये वैकेंसी इस तरह फिल कर लें, ये भी हो सकता है। उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वगैरह देख के जो अच्छे एम्प्लॉइज आप उनको रख सकते हो। देन लिस्ट ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज हु आर रेडी फॉर प्रमोशन में बी इनवाइटेड टू अप्लाई। आप एक लिस्ट भी मंगवा सकते हो कि भाई एम्प्लॉइज पूछ लो, अगर कोई बंदा विलिंग है प्रमोशन के लिए, उनकी लिस्ट मंगवाओ, उनके इंटरव्यूज लो, जो मुनासिब लगता है उसको आप कर ले। देन इन हाउस और कंपनी मैगजीन, आप अपने कंपनी मैगजीन वगैरह जो होते हैं, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं, न्यूज़ लेटर वगैरह, उसके अंदर भी पब्लिश कर सकते हो। और वो जो पब्लिश चीज होती है वो सिर्फ विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनली ही लोग पढ़ सकते हैं और वही अप्लाई कर सकते हैं। या ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट और एचआर पोर्टल, कोई पोर्टल बनाया हो और सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया हो, कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर सिर्फ इंटरनल लोग अप्लाई करेंगे। तो ये 3-4 तरीके हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। लेकिन लेट्स से आप कहते हैं कोई न्यू ब्लड चाहिए हमें, कोई न्यू आइडियाज वाला, कोई न्यू बैकग्राउंड वाला बंदा है, कोई न्यू एक्सपीरियंस का बंदा है, बाहर से मार्केट से है, ताकि हमारा थोड़ा सा एक डाइवर्सिफाई हो हमारा एचआर, मतलब मुख्तलिफ तरह के लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, उनके बड़े तरीके हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज को आप कह सकते हैं, एनटीएस का आपको पता होगा, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, इसी तरह पीटीएस वगैरह है। ये वो इदारे हैं जहाँ पे आप इनको कह सकते हो कि यार हमने ये एम्प्लॉइज 50 60 70 रखने हैं, हम चाहते हैं कि यार हम सारी एफर्ट करने की बजाय ना आपसे करवा लें, आप इसके पैसे ले लें हमसे। एनटीएस का आपको बड़े बेहतर तरीके से पता होगा। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, एनटीएस वगैरह इस तरह के जो इदारे हैं वो आपके बिहाफ पे सारा प्रोसेस आपको रिक्रूटमेंट का कंप्लीट करके दे देते हैं। कैंडिडेट्स चूज करके वो टेस्ट वगैरह लेते हैं, सही है, उस आपकी शॉर्ट सिलेक्शन होती है, एम्प्लॉइज जो कैंडिडेट्स होते हैं कुछ के फिर नाम आपको दे देते हैं कि सर ये हम लोगों ने फाइनल किए, इसमें से जो आपको मुनासिब लगता है उसको सिलेक्ट कर लें।
या मीडिया एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है, आप न्यूज़पेपर में भी दे सकते हो, टीवी वगैरह पे भी दे सकते हो, सोशल मीडिया वगैरह पे भी दे सकते हो। देन ओपन हाउस से मुराद होता है यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस पे जाके, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहां पे जाके आप अपना स्टॉल वगैरह या वहां पे इंटरव्यूज लेने लग जाते हो। ठीक है, जैसे मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं वो आमतौर पे जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ का पूरे बैच का इंटरव्यू ले लेते हैं 70-80 स्टूडेंट्स का, उसमें से जो उन्हें 10-12 पसंद आते हैं उनको लेके जा सकते हैं। तो ये भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होगी ना, आप अपनी कंपनी से बाहर जाकर देखते हो। देन जॉब फेयर्स होते हैं कि आप मुख्तलिफ जगह है वहाँ पे जाके जॉब फेयर कंडक्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे अपने आप को पेश करते हैं, जैसे बुक फेयर वगैरह होता है, जैसे कोई एक्सपोज होती हैं, तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जगह पे जॉब फेयर्स हो रहे होते हैं, वहाँ पे जाके मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारी आती हैं, वो बताती हैं यार हमें ये लोग चाहिए, हमें ये लोग चाहिए, वहाँ पे हम लोग कैंडिडेट्स भी जाते हैं, तो आप वहाँ से भी इंटरव्यू लेके लोगों को रख सकते हो। तो ये भी एक्सटर्नल है। देन जी कुछ इंटरनेट रिसोर्सेज, मतलब लिंक्डइन की मैंने जैसे बात की, रोजी.pk वगैरह, कुछ वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे भी आप लगा सकते हो ऐड, ताकि एक्सटर्नली लोग उस पर अप्लाई करें। फिर इसके अलावा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप का भी आपको आइडिया होगा कि 2-3 महीने की आप इंटर्नशिप ऑफर कर सकते हो किसी को, लीडिंग टू अ जॉब। अगर आपको बंदा मुनासिब लगता है तो बाद में उसको जॉब पे भी आप रख सकते हो। या जी कंपनी वेबसाइट, जिस तरह इंटरनल वेबसाइट आप मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए यूज कर रहे थे, आप एक्सटर्नली भी कर सकते हो। कंपनी की वेबसाइट पे आपने कोई अपना एड पब्लिश कर दिया, पूरा दुनिया देख सकती है उसको, जिसका दिल करता है या जो एलिजिबल है वो बंदा वहां पे अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये रिक्रूटमेंट था। रिक्रूटमेंट का पर्पस मेन क्या था, कैंडिडेट्स को अपने तक लेके आना। अब अगली चीज आ जाती है सिलेक्शन, तो भाई आपने सिलेक्ट करने हैं, आपके पास आ गए, लेट से 10 लोग रखने थे, 50 या 100 सीवीज आपके पास आ गई हैं। ठीक है, अब उनमें से आपने सिलेक्ट करना है, उसका क्या होगा। देखिए सिलेक्शन में फिर आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं है। अब क्वालिटी के ऊपर फोकस है, मतलब राइट बंदा राइट जॉब के ऊपर आपने लगाना है, तो उसकी स्किल्स, एक्सपर्टीज, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आप सारी देख के उसको फिर रखते हो। अब इसके अंदर काफी स्टेप्स हैं, जरूरी नहीं कि हर जगह पे हर स्टेप फॉलो हो रहा हो। कई जगह पे ऐसे भी होता है कि सीवी आई है, बस फौरन ही उसको रख लिया देख के, ठीक है, अगर आपको मुनासिब लग गया। लेकिन आइडियली जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें, क्योंकि लेंथी एक प्रोसेस होता है, उसमें कोई 50-60 भी अगर वैकेंसीज आ गई हैं तो उसके ऊपर हजारों लोग अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उनको कम से कम करते करते बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट तक पहुंचने के लिए काफी सारी चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे इनिशियल स्क्रीनिंग हो सकती है। इनिशियल स्क्रीनिंग से मुराद ये है कि भाई आपने सीवीज वगैरह देखी है, आप वहाँ पे छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू भी ले सकते हैं, या किसी को कह सकते हैं कि यार अपनी 3-4 मिनट की एक वीडियो बना के भेज दें। अब लोगों ने भेजी, आप उसकी बेस पे सोच सकते हो कि यार चले इस बंदे को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ नेक्स्ट स्टेज पे। ठीक है, ये भी हो सकता है। या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वगैरह आप ले सकते हो। रिक्रूटमेंट के दौरान लेट्स से कोई टेस्ट नहीं हुआ, वहां पे सिंपल आपने सीवीज मंगवाई थी, अब सिलेक्शन के दौरान आपने कहा 10 जॉब्स हैं लेकिन ये तो कोई 500 सीवी आ गई, तो इसको किस तरह कम किया जाए। आप एक टेस्ट रख देते हो, 500 लोगों ने टेस्ट दिया, उसमें से लेट्स से मुश्किल से कोई 100 या 120 पास हुए हैं। ठीक है, तो आपका ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन तो हो चुकी है। वो अब आपने 120 को आगे लेके जाना है लोगों को। अब उसमें सिलेक्शन इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू आपका 1-to-1 भी हो सकता है, 1-on-1 एक बंदा भी ले सकता है। पैनल इंटरव्यू भी होते हैं जिसमें काफी सारे लोग होते हैं, वो आगे 7-8 लोग बैठे होते हैं, कोई रेलिवेंट डिपार्टमेंट का होगा, कोई पर्सनैलिटी देखने के लिए होगा, कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह होंगे, तो इस तरह ताकि आपकी हर उसको चीज को देखा जा सके, हर पहलू को। देन जी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो और मतलब इंटरव्यू आपका एटलीस्ट क्लियर हो जाता है, देन आपका बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक होता है। मतलब फिर आपका कोई रेफरेंसेस वगैरह, रेफरेंस से मुराद है कि आपसे पूछते हैं यार किसके साथ काम किया हुआ है, कोई बंदा जो आपकी गवाही दे सके। आप फिर उसको ईमेल भी कर सकते हो, एप्लीकेशन एक लेटर होता है, रेफरेंस लेटर, वो भी आप भेज सकते हो, जिसको क्वेश्चनर भी कहते हैं। उसके अंदर 8-10 सवाल पूछे होते हैं कि ये बंदा किस तरह का है, फाइनेंशियली किस तरह का है, मॉरली किस तरह का है, वगैरह वगैरह। ये चीजें भी आपकी वो चेक हो जाती हैं। उसके बाद ही कुछ जॉब्स होते हैं इसके अंदर फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की जो आमतौर पर जॉब्स होती हैं, या पुलिस वगैरह में आपने जाना, आर्मी में जाना, तो फिजिकल एग्जाम्स भी आपके वहाँ पे होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि हर चीज हर जगह भी हो, डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स से सारा कुछ क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, बैकग्राउंड रेफरेंस चेक वगैरह ओके, फिजिकल मेडिकल एग्जाम्स ओके, देन आपको डिसीजन टू हायर किया जाता है। आप वो सोचते हैं कि इसको हायर बंदे को करें या ना करें, किस बंदे को रखना है, किसको नहीं रखना। लेट्स से अब 10 बंदे आपने फाइनल कर लिए हैं, 10 बेस्ट पॉसिबल। ठीक है, फिर आप उनको ऑफर करते हो एम्प्लॉयमेंट की, एक लेटर लिख देते हो आमतौर पे। पहले लेटर भी चलते थे, आजकल ईमेल के थ्रू भी आप ऑफर कर देते हो कि यार ये आपकी जॉब की टाइमिंग होगी, ये आपकी पे होगी, स्टेट से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, वगैरह वगैरह। अगर वो शख्स डिक्लाइन कर दे, मतलब इनकार कर दे आने से, या एक विद इन टाइम पीरियड में, आप आमतौर पे लिख देते हो कि यार 15 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर आपने रिप्लाई करना है, हमें बताना है कि आप विलिंग है नहीं विलिंग, तो हम जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है आपकी जगह पे उसको दे देंगे। मिसाल के तौर पे अगर वो नहीं आता तो आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन को
ऑफर कर देते हो। ठीक हो गया, तो इस तरह आपका सिलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब बात ये आई कि भाई जो बंदे रख लिए हैं उनको कोई ट्रेन भी तो करना है, उनको कोई डेवलपमेंट भी तो उनकी करनी है। रोज तो टेक्नोलॉजी की वजह से कोई ना कोई अपडेट्स आ रही होती हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं। कल आप किसी और तरीके से काम कर रहे थे, आज चीज़ बिल्कुल चेंज होगी। तो आपने अपनी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनकी ट्रेनिंग भी रखनी है ताकि उनको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। डेवलपमेंट भी करनी है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वैसे तो आमतौर पर इकट्ठा बोल दिया जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क बुनियादी ये है कि ट्रेनिंग जो होती है वो होती है कि आप कोई चीज़ सिखाएं किसी को। जैसे मिसाल के तौर पर भी हम ये लेक्चर ले रहे हैं, तो ये आपको कोई ना कोई चीज़ सिखाई जा रही है। एक आप समझ लें कि कोई लेक्चर्स के थ्रू सिखाई जा सकती है, नोट्स वगैरह के थ्रू, बुक्स के थ्रू। तो जो तो इस तरह का काम हो, मिसाल के तौर पे टैक्स के अंदर हर साल बजट में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आती हैं, तो आप उसके ऊपर ट्रेनिंग दे सकते हो। क्या चाहिए, ये चेंजेस आई हैं, ये टैक्स रेट्स चेंज हो गए हैं, ये लॉज हैं अमेंड हो गए हैं, इस तरह हो गए हैं, तो ये ट्रेनिंग होती है। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से रोज़ चेंजेस आती हैं, तो आपने फिर अपने देखना होता है कि क्या हमारे एम्प्लॉयज़ जो वक्त की ज़रूरत है उसके मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। दूसरा तरीका होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आती है एक्सपीरियंस के थ्रू। दिस इज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, कि आप काम करते हो उससे आप सीखते हो। एक काम है स्टार्ट में आप करते हो 1 घंटे में, सीखते सीखते लर्निंग कर्व आपका ऊपर को ऐसे ऐसे जाता रहता है। 1 घंटे वाला काम आप 59 मिनट्स में, 58 मिनट्स में, 57 करते करते जो मिनिमम पॉसिबल होता है वहां तक पहुंच जाते हो। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर भी एम्प्लॉयज जो है एक दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, एक दूसरे को काम करते हुए देख के भी सीखते हैं, खुद भी काम करके सीख लेते हैं चीजें। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया। अब इसके फायदे क्या हैं जी? एम्प्लॉयर को क्या फायदे हैं, एम्प्लॉय को क्या फायदे हैं? जनरल सी बातें हैं जी। एम्प्लॉयर को फायदा ये है कि एक बड़ा स्किल्ड बंदा, एक टैलेंटेड बंदा, एक ट्रेंड बंदा उनके पास आ जाता है। जो काम किसी और ने ज्यादा देर में करना था, ये इंसान वही वाला काम एफिशिएंटली, बेहतर तरीके से, कम रिसोर्सेज के अंदर वो काम कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोरल बड़ा बढ़ता है। उनको लगता है कि यार नहीं, हमारी कोई वर्थ है जी। जो एम्प्लॉयर है हमारा, जो मालिक है हमारा, वो हमें कोई कंसिडर करता है, कोई अच्छे टर्म्स में वो हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। इस तरह एम्प्लॉय का भी फायदा है। एम्प्लॉय का एक तो यही हो गया कि उनको लगता है कि भाई हम बड़े वैल्यूएबल हैं अपने एम्प्लॉयर की नज़र में, तो ये उनको सेंस ऑफ बीइंग मोर वैल्यूएबल उनको फील होती है। देन जी एक करियर डेवलपमेंट होता है, उनको कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं तो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। जॉब सेटिस्फेक्शन से मुराद ये होता है कि आप वो जॉब से खुश हो जाते हैं कि यार मज़ा आ रहा है, कोई नई चीज़ सीखी है। अब ये हर इंसान में नहीं होता, ह्यूमन बिहेवियर पे है। कुछ लोग नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते, लेकिन आमतौर पे लोग नई चीज़ सीख के खुश होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। देन जी इम्प्रूव्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशन एंड हायर पे। ऑब्वियसली अगर एक ट्रेंड एम्प्लॉई है, डेवलपमेंट है, उसको कोई चीज़ नहीं आ गई है, तो उसके प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। या वो फिर कह सकता है कि सर मेरी पे बढ़ा दें, मुझे अब ये भी चीज़ आ गई है। या आमतौर पर एम्प्लॉयर जो होते हैं, जो मालकान होते हैं, वो खुद भी देख लेते हैं यार इस बंदे ने ट्रेनिंग डेवलपमेंट की हुई है, इसका कोई काम बेहतर है, तो उसकी पे वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया जी। देन आगे टूल्स ऑफ ट्रेनिंग, कि भाई ट्रेनिंग करनी तो है, किस तरह की जाए। अब उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। एक होती है फॉर्मल ट्रेनिंग। फॉर्मल से जी सूट बूट पहने हुए हैं, प्रॉपर एक फॉर्मली रस्मी तौर पे ट्रेनिंग हो रही है। अब वो इन हाउस भी हो सकती है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आप किसी बंदे को बुला लें, ठीक है। या एक्सटर्नल भी हो सकती है कि आप कहीं बाहर जाके कासम अली शाह फाउंडेशन में चले जाते हैं, आप लम्स वगैरह में, IBA में, किसी जगह पे कोई सेमिनार्स हो रहे हैं, वहां पे भी जाके कोई ना कोई चीज सीख सकते हैं। ठीक है। देन जी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CBT ट्रेनिंग्स भी होती हैं। कंप्यूटर बेस्ड आपके जिस तरह पेपर होते हैं PRC के, वो भी CBT है, कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको लर्निंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती हैं। कोई क्विज उसके ऊपर आते हैं, उससे आप अपने नॉलेज को भी टेस्ट कर लेते हो। एम्प्लॉयज के साथ इस तरह करते हैं। देन जी ट्रेनिंग इन वर्क प्लेस, काम करते हुए ट्रेनिंग, वो तो एक आम चीज़ है कि आप लोगों को काम करता हो देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, सही है, तो वहां से भी आप चीज़ एक सीख लेते हो। देन इंडक्शन। इंडक्शन से मुराद भी है कि आप कई बार क्या करते हो कि आपके पास जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको आप कहते हो कि यार आप कोई डिग्री वगैरह कर लो। जैसे आमतौर पे MBA एग्जेक्टिव एक क्वालिफिकेशन है, एक डिग्री है, जो अक्सर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। स्पॉन्सर से मुराद क्या है, वो फी पे करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, उनको कहते हैं यार किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जाके आप ये डिग्री कर लें। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। या लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत बड़ी है, वो खुद कोई ना कोई सर्टिफिकेशन भी करवा सकती है, खुद कोई चीज़ सिखाई है, इन दी एंड उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें अपने एम्प्लॉयज को, तो ये चीज़ भी हो सकती है। अब जी कुछ ट्रेनिंग्स होती है ऑन द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब है जॉब करते हुए, और कुछ होती है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब, जॉब करते हुए जो ट्रेनिंग्स हैं, उसमें ओरिएंटेशन आमतौर पे फर्स्ट डे होता है आपका जॉब पे, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है यार ये काम है, इस तरह करना है, इस बंदे से आपने ये वाला काम करवाना है, इससे ये करना है, ये इसको रिपोर्ट करनी है, ये आपके सबॉर्डिनेट होगा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको थोड़ा आइडिया दिया जाता है, नो हाउ दी जाती है। ये भी एक ट्रेनिंग का तरीका है। देन कोचिंग,
कोचिंग और फिर एक है मेंटोरिंग। दोनों चीजें आमतौर पे एक जैसी कंसीडर होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। कोचिंग से मुराद ये होता है कि जो बंदा आपका कोच है, जो आपको सिखा रहा है, उसको पे किया जाता है ये काम करने के लिए, ठीक है। जबकि मेंटोरिंग से मुराद होता है आमतौर पे वो बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा होता है। जैसे कोई भी सीनियर है आपका, आप उसको जा कह सकते हैं कि सर ये वाला काम किस तरह किया जाता है, और अगर वो वैसे ही आपको चीज वो सिखा देता है बंदा, तो वो मेंटोरिंग की उसमें भी चीज में आती है। ये भी आप एक ट्रेनिंग का एक तरीका होता है। देन जी जॉब इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स आपको पता है, बुक्स वगैरह भी होती हैं, एसओपीज जिसको हम कहते हैं, कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, वो भी कई बार दिए जाते हैं कि यार इसको पढ़ लें, इस तरह ये वाले काम करने हैं। जहाँ पे सिस्टम ज्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से चल रहा हो, जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमाइज होती है। सिस्टमाइज से मतलब क्या है, आज एक बंदा काम कर रहा है, वो छोड़ के चला है, कल और आ गया, कोई मसला ही नहीं है, मैनुअल बने हुए, चीजें पढ़नी है, उसी तरह से करने लग जाना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिस्टम बेहतर तरीके से चल रहा है, तो वहां पे मैनुअल्स भी चलते हैं। देन अप्रेंटिसशिप से मुराद ये होता है कि आप जैसे आर्टिकल्स जिसको हम कहते हैं, इंटर्नशिप कहते हैं, तो इसी तरह अप्रेंटिसशिप भी है कि आप अभी फुल टाइम एम्प्लॉय तो नहीं हो, लेकिन आप अभी इंटर्नशिप वगैरह के ऊपर काम सीख रहे हो, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। देन वर्क शेडोइंग से मुराद ये होता है कि किसी को काम करते हुए देखना, ठीक है। तो आप जब किसी को काम करते हुए देखते हो, तो वहां से भी आप चीज सीख सकते हैं। ये थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब करते हुए। देन कुछ है ऑफ द जॉब से मुराद ये है कि भाई आप जॉब के अलावा जैसे क्लासरूम लेक्चर्स, कोई लेक्चर्स हो गए, कोर्सेज वगैरह भी हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल फिल्म्स वगैरह, कोई मूवी दिखा दी, कई ऐसे काम होते हैं उसके अंदर, कोई मूवी दिखा देते हैं कि यार ये वाली चीज़ आप किसी मूवी से सीख लें, वो रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है और लर्निंग भी वहां से हो जाती है। सेमिनार्स हो सकते हैं, सिमुलेशन से मुराद होता है कॉपी करना। जैसे आपने देखी होंगी वीडियो गेम्स भी कई चलती हैं सिमुलेशंस, जिसमें गाड़ी आप ड्राइव कर रहे होते हैं, कार वगैरह ड्राइव कर रहे हैं, वो ऐसे फील होता है 3D 4D टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे आप एक्चुअली वो चीज़ यूज कर रहे हैं। तो सिमुलेशन सेंटर्स में मतलब उसको आप इस तरह बना सकते हो कि कोई सिनेरियो आपको दिया जा सकता है कि यार लेट्स अज्यूम कि ये सिनेरियो है, इसमें आप एक्ट करके बताएं किस तरह आप काम करेंगे वगैरह वगैरह। देन जी गेम थ्योरी सेशंस, ये भी बस आप उसकी हद तक फिलहाल बस समझे। गेम थ्योरी एक जॉन नैश, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये प्रोवाइड की थी गेम थ्योरी। इसके लिए वैसे मैं रिकमेंड करूंगा, एक मूवी है ब्यूटीफुल माइंड, सही है, वो आप लोग देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी इसका भी बायोग्राफी है बेसिकली जॉन नैश की, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, ठीक है जी। तो गेम थ्योरी सेशंस भी होते हैं, उसमें भी आप सीख सकते हैं। केस स्टडी सेशंस भी है। केस स्टडी से मतलब कोई केस आपको बता दिया जाएगा, इसको स्टडी करके बताएं, आप अपना कोई नतीजा इसके ऊपर निकालें। टीम बिल्डिंग मीट्स एंड एक्टिविटीज वगैरह हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हो सकती हैं। तो ये कुछ चीजें जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के लिए काम आती हैं। देन आगे टूल्स ऑफ डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट करनी है, जैसे ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग को सिखा के कोई चीज होती है, डेवलपमेंट होती है काम को एक्सपीरियंस करके करके काम। अब इसके भी डिफरेंट तरीके हैं, जैसे जॉब रोटेशन से मुराद ये है कि आज ये बंदा ये वाला काम कर रहा है, टैक्स इनकम टैक्स का काम कर रहा है, चलो यार इनकम टैक्स अच्छी करता है, अब उसको डेवलपमेंट के लिए सेल टैक्स में भेज देते हैं, वो बिल्कुल एक अलग फील्ड है। इस तरह भी आप कर सकते हो। एक शख्स सेल्स कर रहा था, आपने उसको सेल्स से उठा के मार्केटिंग के अंदर भेज दिया, क्या चलो ये वाला भी काम सीख लो, तो इस तरह भी डेवलपमेंट हो सकती है। देन स्कॉनमेंट से मुराद होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी जगह पे कहीं पे भेज देना, ठीक है। लेट्स से आपके लाहौर के अंदर भी ऑफिस है, आपके कराची के अंदर भी ऑफिस है। लाहौर में वो बंदा 5-7 साल से काम कर रहा था, आपने कहा चलो ये बंदा अच्छा काम करता है, कराची के अंदर नीड है, आपने उसको कराची में भेज दिया है, जिसको रीलोकेट कर दिया, ये भी आप कह सकते हो। गवर्नमेंट के थ्रू भी आप काम सीख लेते हैं। डेप्यूटाइजिंग से मुराद ये कि यार किसी की जगह पे आप किसी को भेज दें, कि मिसाल के तौर पे जी सीनियर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, लीव्स पे गए हुए हैं, कोई नहीं, जूनियर को उसकी जगह पे आप काम दे दो। अगर तो वो बंदा इतने कैपेबल है कि वो वाला काम समझ ले, तो जाहिर है सीनियर लेवल पे जाके उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। देन डेलीगेशन से मुराद होता है अथॉरिटी अपनी निचले लेवल पे दे देना। तो अगर आपका कोई सीनियर है, वो अपनी अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की वो आपको दे देता है कि यार ये जो डिसीजन आप तुम लो, तुम बताओ इसके अंदर किस तरह करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। इसके थ्रू भी डेवलपमेंट होती है। देन अप्रेजल होता है जो फीडबैक वगैरह आप दे के भी लोगों को डेवलपमेंट उनकी कर सकते हो, कि उनको बताएंगे यार ये चीज़ आपके अंदर अच्छी है, इसको मजीद अच्छा कर लें, ये चीज़ बुरी है, इसको आप छोड़ दें, तर्क कर दें। या जॉब का डिजाइन जो है, जॉब करने का जो तरीका कार है उसको चेंज कर दें। वो दो तरह से होता है, एक होता है जॉब इनरिचमेंट और एंड द अदर वन इज जॉब इनलार्जमेंट। इनरिचमेंट से मुराद ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा जॉब दी जाती है, लेकिन आपको अथॉरिटी भी आ जाती है, जॉब इनरिच हो जाती है, मतलब वो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। जॉब इनलार्जमेंट ये होती है कि पहले आप ये काम कर रहे थे, अब ये वाला भी कर ले, लेकिन अथॉरिटी आपको नहीं दी गई, सिर्फ जॉब को बढ़ा दिया गया आपकी, ठीक है। तो ये भी तरीका हो सकता है, जो आपको जिस बंदे के ऊपर मुनासिब लगे आप वो वाला काम कर सकते हैं।
ठीक है जी। देन लास्ट में एम्प्लॉयज के हवाले से आ गया कि उनका टर्नओवर क्या होता है और उनको रिटेन करने के क्या तरीके हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर से मुराद ये है कि एम्प्लॉयज को छोड़ के चले जाना। हजारों वजह हो सकती हैं। कोई बंदा होता है रिलोकेट कर जाते हैं, फैसलाबाद से लाहौर जा रही है पूरी फैमिली, तो जाहिर है छोड़ना पड़ना है, फिर फैसलाबाद में नहीं जॉब कर सकता। कई बार वैसे मोटिवेशन लो होता है कि यार नहीं पैसे नहीं है, लोग सही देते, आप उस वजह से छोड़ सकते हो। कई बार आपके जो सीनियर्स हैं, जो ऊपर अपर लेवल मैनेजमेंट है, उनके बिहेवियर की वजह से भी आप छोड़ सकते हो। कई बार ये होता है कि यार एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आए थे, खत्म हो गया, छोड़ के जाना पड़ना है। कई बार लैक ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, मतलब आजकल जिस तरह लोग आमतौर पे वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, अगर आपका भी इस तरह की तबीयत हो गई है कि आप कहते हैं नहीं घर बैठे हुए काम हमने तो करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ नहीं करती, तो कई लोगों के एटीट्यूड या बिहेवियर के खिलाफ होती है, वो इस वजह से भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा और बड़ी रीजन हो सकती हैं। ठीक है, काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इस वजह से दिल नहीं करता करने का, या काम बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस वजह से दिल नहीं करता करने का। तो काफ़ी सारी रीजंस आपकी हो सकती हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं। अब आपने कोशिश ये करनी होती है एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने की। अच्छा एम्प्लॉय छोड़ना नहीं है आपने, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक ह्यूमन रिसोर्स भी है, जो जितना बेहतर होगा उतना ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन या आपके ऑपरेशन चल सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के डिफरेंट तरीके हैं जी। उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पे। वेल डिफाइंड करियर पाथ, उनको एक क्लियरली बताएं कि भाई लेट्स से आपका करियर पाथ क्या होगा, कि आपने अब आगे की प्रमोशन होनी है या नहीं होनी, क्या हायरार्की है, क्या लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पे आप जा सकते हो। मिसाल के तौर पे आज अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो 3 साल बाद मैनेजर बन जाओगे, उससे अगले 2 साल बाद सीनियर मैनेजर है, उससे अगले 3 साल बाद डिप्टी डायरेक्टर है, उससे अगले 3 साल बाद डायरेक्टर वगैरह वगैरह। लेट्स से अगर है, नहीं है तो वो भी उन्हें बताएं ताकि उनको क्लियरली पता हो। ठीक है। देन कंपनसेशन, कंपनसेशन जो उनको मतलब आपने मुआवजा वगैरह देना होता है सर्विसेज का, उसके ऊपर वर्क करें, बेहतर दें। सैलरी आ जाती है, उसके अंदर बोनस वगैरह आ जाता है कोई देना हो। उसके अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मेडिकल अलाउंस वगैरह, इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स आ सकते हैं, पेंशन मिलेगी आपको जी, सही है, आपको एक अच्छी बड़ी ग्रेचुटी की रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे मिलेंगे। इस तरह के काफ़ी सारे आपको लेट से जी फ्लाइट की टिकट्स मिलेंगी, आपको टूर्स करवाएंगे वगैरह वगैरह। डिपेंड करता है कि आप क्या दे सकते हैं जो रीजनेबल हो। इस तरह भी एम्प्लॉयज़ को रिटेन किया जा सकता है। देन वर्क रिलेशनशिप्स, अच्छे ताल्लुकात रखें, बदतमीजी वगैरह ना करें। सीनियर जूनियर्स के अंदर अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इसके अलावा जॉब एंड वर्क लाइफ, जॉब एंड वर्क लाइफ भाई सिर्फ काम ही ना करवाते रहें उनको, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसके ऊपर वर्क करने का भी मतलब उसको बेहतर करने का भी उनको मौका दें। घर को भी टाइम दें, फैमिली को भी टाइम दें, और इधर जॉब को भी टाइम दें। ये ना हो कि घर जाके भी जॉब का ही काम हो रहा है। मी टाइम दिया जाए, मी टाइम से मुराद होता है कि अपने आप के लिए टाइम देने के लिए भी उस बंदे के पास वक्त हो, कि कोई उसकी हॉबी शॉबी हो। ये ना हो कि भाई हर वक्त जॉब ही कर रहा है, तो बंदे इस तरह फिर डल हो जाते हैं, और वो ऑब्वियसली बुरा समझते हैं ऐसी जगह पे काम करने को। देन ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट किस तरह का है, लोग किस तरह मिलते जुलते हैं अपने साथ, एक दूसरे के साथ, लोगों का क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, कोई चुगलियां तो नहीं करते, बैक बाइटिंग तो नहीं होती, लेग पुलिंग तो नहीं होती कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक या नुकसान पहुंचाने के लिए चले जाएं वो लोग। रिकग्निशन एंड फीडबैक, क्या अच्छा काम करने पे शाबाशी मिलती है, क्या बुरा काम करने पे उनको रोका भी टोका भी जाता है या नहीं, या बस ये है कि जी जो बंदा जिस तरह का भी काम कर रहा है कोई उसके ऊपर शाबाश नहीं है, रिकग्निशन नहीं है। ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रिव्यूज, जो रिव्यूज होते हैं जब आप सुपरवाइज करते हो काम को, फीडबैक वगैरह उसके ऊपर देते हो, तो क्या वो ट्रांसपेरेंट है। ये तो नहीं होता कि अपने मन पसंदीदा लोगों को आगे ले आते हो, फेवरेटिज्म है, लेकिन जो वाकई मेरिट के ऊपर बंदा है उसको आप पीछे ले जाते हो, मेरिटोक्रेसी का वहां पे कोई अमल दखल नहीं है आपके पास। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जी, अगर ये हो रही हो तो वो एम्प्लॉयज छोड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको बेहतर तरीके से ले चलें, आप ट्रांसपेरेंट एंड फेयर रिव्यूज करवाएं, रिकग्निशन दें, एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रखें, वर्क लाइफ बैलेंस आपका बेहतर हो, जॉब एंड वर्क लाइफ आपकी बेहतर हो, वर्क रिलेशनशिप्स बेहतर हो, कंपनसेशन बड़ी जबरदस्त मिल रही हो, वेल डिफाइंड करियर पाथ हो, तो ऑब्वियसली फिर एम्प्लॉयज क्यों आपको छोड़ के जाना चाहेंगे। ठीक है जी, तो ये था चैप्टर 8। अब इंशाल्लाह जल्द फिर मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।